तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस के एम स्टडी पर फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो कक्षा 11 के बच्चों के लिए जो अगले साल कक्षा 12 में जाने वाले हैं। उनकी भी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएगी। हैंड रिटेन नोट्स के साथ आपको पूरी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को जुड़ना है और अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर शिक्षा पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाली है। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने के वाले हैं कक्षा 11 चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट आपका क्या होगा उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, भौतिक जगत। ठीक है, क्या होगा हमारा भौतिक जगत होगा। इसमें इकाई फर्स्ट में पढ़ेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको क्या पढ़ने वाले हैं, भौतिक जगत के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक जगत आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आपको ध्यान समझना होगा इसमें विज्ञान, आखिरकार विज्ञान होता क्या है, साइंस होती क्या है, सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं। सभी लोग कमेंट करके अपने कॉपी में आंसर जरूर लिखिएगा। इसका साथ साथ पढ़ते चलिए, जैसा हम आपको पढ़ाते हैं आप वैसे ही पढ़ चलिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर। ठीक है, अब देखिए विज्ञान होता क्या है, विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रम वह प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो हमारे चारों तरफ हमारी जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं एक तरीके से। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो रहा है, प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। उस प्राकृतिक घटनाओं का जो प्रेक्षण और उसके सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त जो सुव्यवस्थित ज्ञान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके लिए जानना बहुत ही मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे प्रकृति में जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं उसका सुव्यवस्थित ढंग से एक नियम तर्क से, ठीक है, उसका जो अध्ययन है, अध्ययन करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी ज्ञान को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं भौतिकी की, बात करेंगे आखिरकार भौतिकी क्या होता है। यहाँ से देखिए भौतिकी क्या है, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, जो भौतिकी होती है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भौतिकी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप सभी लोग एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, नहीं तो हमारे जो skmstudyclasses.com वेबसाइट का जो आपका ऑफिशियल जो आपका वेबसाइट है वहाँ पर आपके कोर्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जाकर वहाँ पर ऑफ़र है, अभी आप लोग तुरंत नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम दाम में आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का कार्य कर रहा है SKM स्टडी। चलिए द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य में देखिए एकदम धमाकेदार तरीके से हम पढ़ते हैं, वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। यानी कि अगर आप कहीं पर बैठे हैं, जो आपके चारों तरफ जो चीज़ें दिख रही हैं वो एक क्या है, द्रव्य है। द्रव्य का मतलब यही होता है कि जिसका हम अनुभव कर सके, जिसे छुएं तो उसका अनुभव करें कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, तो यानी कि जो स्थान घेरता होगा, आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो स्थान घेरे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ है आपके लिए कि जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। अब हम बात करेंगे ठोस की, बात करेंगे तो ठोस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठोस की बात करेंगे। ये वे पदार्थ हैं जिनके आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस का मतलब क्या होता है, जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होने का मतलब, जैसे आपका पत्थर हो गया, ठीक है, तो इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आप इसको अगर बदलेंगे तो आप
पुनः एक नए आकार में बदलेगा टूट करके, ठीक है। तो इसका आकार और जो आयतन है दोनों निश्चित होगा। द्रव की बात करेंगे, द्रव क्या होता है, तो वे पदार्थ, ठीक है, क्या द्रव, ये वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन क्या होगा, आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। मतलब आप द्रव को जिस भी बर्तन में भरने का प्रयास करेंगे आप वही देखेंगे वही उसका स्थान हो जाता है, ठीक है। यानी इसका आयतन तो निश्चित होगा कि स्थान इतना स्थान घेरेगा, लेकिन ये निश्चित करना मुश्किल है कि ये कौन सी आकृति लेगा। अगर आप उसको क्यूबिक यानी कि आप त्रिकोण ग्लास में भरेंगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, आप बाल्टी में भरेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। तो इसका जो आकार है निश्चित नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब गैस की बात करते हैं। गैस वे पदार्थ होते हैं, गैस क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। गैस का मतलब क्या होता है, जिसका आकार भी निश्चित नहीं होगा और आयतन भी निश्चित नहीं होगा। कि जैसे आपको हवा आप देखेंगे तो न इसका आकार निश्चित है न आयतन निश्चित है, बहुत दूर दूर कहीं भी रह सकती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, द्रव्य ठोस किसे कहते हैं, ठोस और द्रव गैस किसे कहते हैं। तो सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिए आप लोग। अब हम आगे बात करेंगे भौतिक शाखाएं की बात करेंगे। भौतिकी की शाखाएं, आखिरकार भौतिकी की शाखाएं किसे कहते हैं, तो चिरसम्मत भौतिकी। पहले हम बात करेंगे चिरसम्मत भौतिकी की बात करेंगे। तो भौतिकी की शाखाएं यानी 1900 ईस्वी के पूर्व क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान से युक्त भौतिकों को चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। यानी कि जो 1900 ईस्वी पूर्व जो हमारी क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान था फिजिक्स के बारे में, भौतिक के बारे में, उससे जो भौतिकी हमारी निकल कर आती है उसे हम क्या कहते हैं, चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यांत्रिकी की बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसकी बात करेंगे, यांत्रिकी की बात करेंगे। तो यांत्रिकी की सबसे पुरानी शाखा है। यांत्रिकी क्या है, यांत्रिकी सबसे पुरानी शाखा है। इसके अंतर्गत स्थिर तथा धीमी चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया था। जो वस्तुएं धीमी चाल से गति करती हैं, मंद गति से गति करती हैं, उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और आपको एक बेहतर तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यांत्रिकी का मतलब यही होता है कि जिसमें हम क्या कहेंगे, जो धीमी चाल से वस्तुएं चल रही हैं उनका अध्ययन हम करेंगे, ठीक। अगला देखिए ऊष्मागतिकी की बात करेंगे। ऊष्मागतिकी में देखिए भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा का अध्ययन करते हैं, ताप का अध्ययन करते हैं। आप शब्द से ही पता लगा सकते हैं, ऊष्मा जो हमें ऊर्जा देती हो, ठीक है, ऊष्मागतिकी जिसमें हम ताप की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है। प्रकाशिकी की बात करते हैं। प्रकाशिकी आखिरकार होता क्या है, तो प्रकाशिकी भौतिकी वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्रकाशिकी क्या है, भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उसके संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशिकी कहेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये भी होगा, ठीक है। चलिए अगला आप बताएंगे। आगे देखिए क्या है, वैद्युत चुंबकत्व की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वैद्युत चुंबकत्व की बात करेंगे। आखिरकार वैद्युत चुंबकत्व होता क्या है, चुंबकत्व की बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा यही होगा, वैद्युत चुंबकत्व, ठीक है। वह भौतिकी की वह शाखा या भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया था। क्या किया जाता है, यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या कहता है, भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हमारे आधुनिक भौतिकी की बात करेंगे। आधुनिक भौतिकी होती क्या है, ठीक है। तो आधुनिक भौतिकी 1900 ईस्वी के बाद की भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। किसकी, 1900 ईस्वी के बाद की भौतिकी को क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी कहते हैं, ठीक है। जो 1900 ईस्वी से पूर्व जो हमारी भौतिकी आई उसे हम क्या कहेंगे, आधुनिक भौतिकी कहेंगे। 1900 जो पहले थी हमारी वो कौन थी, चिरसम्मत, क्या थी, चिरसम्मत भौतिकी थी, ठीक है। चलिए सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे।
तो सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। इसके अंतर्गत तीव्र चाल से, किसकी, तीव्र चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। आप सभी को मालूम होगा जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो क्या थे कि देखिए इसमें उन्होंने निकाला था कि सापेक्षिकता का सिद्धांत निकाला था, ठीक है। इसमें उन्होंने एक नियम दिया था, तो उसी के आधार पर उन्हीं के जो नियम दिए थे वे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इसमें जो तीव्र गति से यानी तीव्र चाल से जो वस्तुएं हमारे अध्ययन जो चलती हैं उनका अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये उन्होंने नियम सिद्धांत दिया था। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, क्वांटम यांत्रिकी। क्या है हमारा, क्वांटम यांत्रिकी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत क्या, इसके अंतर्गत सूक्ष्मतम कणों, क्या, इसके अंतर्गत सूक्ष्मतम कणों आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों, प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है। किसका, ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा। देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, आधुनिक भौतिकी, प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, परमाणु भौतिकी की बात करेंगे। परमाणु भौतिकी आखिरकार होती क्या है, तो इसके अंतर्गत परमाणु संरचना एवं परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, परमाणु की संरचना एवं परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नाभिकीय भौतिकी की बात करेंगे। नाभिकीय भौतिकी क्या होती है, तो इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो नाभिकीय भौतिकी होती है, आप नाम से ही पता कर सकते हैं मेरे पेरेंट्स कौन सी भौतिकी हमारी होगी, जिसमें हम नाभिक एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। 5वें नंबर की बात करेंगे, ठोस अवस्था भौतिकी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्रिस्टलीय पदार्थों, अर्धचालकों एवं मिश्र धातुओं के गुणों एवं उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसके अंदर क्रिस्टलीय पदार्थों, अर्धचालकों एवं मिश्र धातुओं के गुणों एवं उपयोग का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत या का नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, इस नियम के बारे में जानेंगे, आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस नियम अनुसार एक विलगित निकाय में, किसमें, इस नियम के अनुसार एक विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव नियत रहता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कुल आवेश है सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जाता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण का नियम कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखेंगे इसमें क्या होगा कि आवेश संरक्षण का नियम होता है, ठीक है। इस नियम में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको समझना होगा इसमें कि जो हमारा आवेश होता है ना, इसको उत्पन्न करते हैं ना इसको नष्ट किया, जिसे आप करंट जिसे आप कह रहे हैं ना, उसी की बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है, करंट की बात कर रहा है, धारा की बात कर रहा है। आप धारा देखेंगे जल से जैसे बनाते हैं तो उसमें डायनमो लगा के उसमें क्या करते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक का फ्लो करा उसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक को उत्पन्न किया जाता है, उसी की हम बात कर रहे हैं। उसमें देखिए क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए जानना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे आप सभी लोग कंप्लीट कर जाएंगे सारे कोर्स को, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इसमें हम कुछ उदाहरण के तौर पर देखेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण क्या होगा इसका, जब कांच की अनावेशित क्षण को, जो कांच की हमारी अनावेशित क्षण है, रेशम के अनावेशित कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की क्षण में जितना धन आवेशित उत्पन्न होता है, कितना, जितना आपका धन आवेश उत्पन्न होता है रेशम के कपड़े में उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो सकता है, ताकि इस नियम का कुल आवेश पहले के बराबर अर्थात शून्य हो जाए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम की बात करेंगे। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, क्या, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो यह नियम अनुसार किसी भी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो, इस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। कहने का मतलब, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का जो रेखीय संवेग होगा वो नियत रहेगा हमेशा, ठीक है। तो किसी पिंड का जो रेखीय संवेग है P, निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जैसे P बराबर mv। क्या,
P बराबर mv। P क्या है, जहाँ पर हमारा क्या है, रेखीय संवेग होगा, और जो m है हमारा क्या है, पिंड का द्रव्यमान होगा, और जो v है पिंड का वेग होगा। ठीक है, जहाँ m क्या है आपको समझा दिया हमने। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे, जैसे राकेट नोदन का सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इसमें हम फिजिक्स वर्ल्ड की बात करेंगे, भौतिक जगत में सारी पढ़ाई हम कर रहे हैं। चलिए अब एक प्रश्न, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। वो प्रश्न क्या है, भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है क्यों? जो भौतिकी होती है उसको मूलभूत विज्ञान क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो विज्ञान की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत, किसकी अंतर्गत, विज्ञान की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए, किसका, वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिकी के मूलभूत नियमों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। किसका, भौतिकी के मूलभूत नियमों का ज्ञान होना या ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक होता है, अतः भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न होगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे आपको बताते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न और है कि किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें सर्वप्रथम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? पहला हमारा क्या है, मैडम क्यूरी जी हैं। इनको 1903 में भौतिकी के लिए था, सन 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने दोनों विषयों में काम किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ऊर्जा संरक्षण का नियम आखिरकार होता क्या है? तो इस नियम अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल स्थानांतरण एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसका स्थानांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। जैसे आपको एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण हम आपको बताएं, जैसे लकड़ी आपको सबके घर में होगी, लकड़ी आप जलाते हैं तो लकड़ी से हम क्या, हीट को लेते हैं, हीट लेने के बाद उस लकड़ी को हम ऐश फॉर्म यानी कि जो राख होती है उसमें परिवर्तित कर देते हैं। राख भी क्या होगी, उसमें भी एक ऊर्जा होगी, तो इसका हम स्थानांतरण कर दिए। अब राख से लकड़ी का कोयला भी बनता है, तो लकड़ी के कोयले में भी बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, तो स्थानांतरण करके हम ऊर्जा को प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का मूल योग क्या है, नियत रहता है। यानी कि इस प्रकार से जो हमारी ब्रह्मांड है, सृष्टि है, चल रही है कि जिसमें एक प्रकार की ऊर्जा, जिसे हम आपको एक प्रकार की ऊर्जा बदलते रहें तो हमारी पृथ्वी क्या होगी, नष्ट होने का कगार पे आ जाएगी, क्योंकि आप एक ही प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको प्रत्येक विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग कर रहे हैं, विभिन्न चीज़ों को बदल रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कहीं से कोई बाहर से नहीं आ रहा है, हमारी पृथ्वी से ही सारी चीज़ों को जो है उपयोग कर करके उन्हीं में हम मिला रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ब्रह्मांड की रचना है वो बनी रहती है। जैसे आप लोग प्लास्टिक का यूज कम करिए, क्योंकि प्लास्टिक होता है क्या है कि वो डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है। तो जैसे आप एक प्लास्टिक का ग्लास यूज़ करते हैं तो वो 900 साल तक आपके वातावरण में रहेगा, तो इसको कंपोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आपको क्या करना है, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना होगा। अभी सरकार ने 1 जुलाई से प्लास्टिक को बैन किया है, जो आपकी स्टिक आप लोग जो जूस पीते हैं ना, वो सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। इसमें घड़ी में चाबी भरने में किया गया कार्य उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा घड़ी की सुइयों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, चलिए विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान तो हमने शुरू में ही बताया, तो बताने की ज़रूरत ज़्यादा तो है नहीं, आप लोग सभी लोग जानते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत एवं अध्ययन को ही क्या कहेंगे, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं इसमें तर्कसंगत सुव्यवस्थित जो हमारा ज्ञान होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए
बहुत ही खूबसूरत सा जो आपका प्रश्न है, नियम और सिद्धांत में क्या अंतर है। आप सभी लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नियम और सिद्धांत में क्या अंतर होता है। सभी लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा आपके लिए प्रश्न है। तो नियम यह बताता है कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है। नियम शाश्वत तथा अपरिवर्तनीय होते हैं। किसी भी भौतिक प्रक्रम में नियम का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, नियम क्या होता है? नियम होता है कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति एवं किस प्रकार से हमारी प्रकृति व्यवहार कर रही है, वो क्या है, एक प्रकार से नियम है। तो नियम क्या होता है? शाश्वत और अपरिवर्तनीय होते हैं। किसी भौतिक प्रक्रम में नियम का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, खोज एवं आविष्कार में अंतर बताइए। खोज और आविष्कार में अंतर क्या होता है? तो वैज्ञानिक तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करना एक खोज है। क्या है? वैज्ञानिक तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करना क्या है? हमारी एक खोज है। तथा नई युक्ति का निर्माण करना एक आविष्कार है। ठीक है, जो हमारी वैज्ञानिक तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी है उसका खोज करना एक आविष्कार है। क्या हमारा क्या है? जानकारी प्राप्त करना क्या है? खोज है। और उससे नई युक्ति का निर्माण करके उसका उपयोग करना एक आविष्कार है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या है? किस वैज्ञानिक को भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस वैज्ञानिक को? जॉन वार्डिन को। किसको? जॉन वार्डिन में इनको भौतिकी के लिए दिया गया था। और आप मैडम क्यूरी का नाम हमने बताया, इनको भौतिक विज्ञान में मिला था और एक रसायन विज्ञान में मिला था। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गणित और भौतिकी में संबंध बताइए। क्या? गणित और भौतिकी में संबंध बताइए। तो भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है। भौतिकी क्या है? एक यथार्थ विज्ञान है जो प्रयोग और मापन पर आधारित है। जो विज्ञान है हमारा क्या है? भौतिकी क्या है? एक विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है जो प्रयोग और मापन पर आधारित है, जिसमें हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं और मापन करते हैं। अतः भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। किसका? गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। सैद्धांतिक भौतिकी का विकास होना आवश्यक है। सैद्धांतिक भौतिकी के विकास में गणित एक शक्तिशाली साधन साबित हुआ है। क्या है? यह एक शक्तिशाली क्या है? साधन साबित हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न ये भी है। भौतिकी प्रयोग और मापन पर आधारित, इसके अंतर्गत भौतिक राशियों का उच्च यथार्थता एवं परिशुद्धता पूर्वक मापन किया जाता है। अतः भौतिकी को यथार्थ विज्ञान क्या कहता है? भौतिकी को यथार्थ विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसमें हम देखेंगे भौतिक वैज्ञानिक जो हमारे जो हुए हैं, हमारे पिछले जो भौतिक वैज्ञानिक हुए उनके बारे में बात करेंगे। और देश की बात करें, किस देश से आते हैं और उन्हें खोज क्या किया था, कार्य क्या किए हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप तक के लिए तैयार हो जाइए। देखिए आर्किमिडीज जो कहाँ के थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान देश के थे। इन्होंने क्या किया था? लीवर का सिद्धांत, प्लमन का सिद्धांत दिया था। किसका? लीवर का सिद्धांत एवं प्लमन का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करेंगे, जर्मनी के थे। इन्होंने अपेक्षिकता का सिद्धांत एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। अल्फ्रेड नोबल की बात करेंगे, स्वीडन के थे। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। उसके बाद बैकुरल की बात करेंगे, ये फ्रांस के थे। इन्होंने स्वाभाविक रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की थी। चैडविक की बात करते हैं, इंग्लैंड के थे, न्यूट्रॉन की खोज की थी। सीवी रमन जो हमारे भारत के थे, बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसकी खोज की थी। विल ब्रोगली कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने प्रकाश की द्वैती प्रकृति एवं इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। एडिसन की बात करते हैं, इन्होंने अमेरिका के थे, जिन्होंने बल्ब का खोज करके पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी, जिसमें उजालों में, यानी पृथ्वी क्या थी? अंधकार थी, इन्होंने उजाले में दे दिया पृथ्वी को। ठीक है, बल्ब से बहुत बड़ी खोज हुई है मेरे प्यारे। इन्होंने एडिसन ने बहुत बड़ी खोज करके हमारे वर्ल्ड को, हमारे संसार को दिया है। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करेंगे, इंग्लैंड के थे। इन्होंने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था। गैलीलियो की बात करेंगे, इटली के थे। इन्होंने गैलीलियम दूरदर्शी का उपयोग किया, मतलब खोज की थी। ग्राहम बेल की बात करेंगे, ग्राहम बेल में अमेरिका के थे। इन्होंने टेलीफोन का खोज किया था। जी मार्कोनी की बात करेंगे, इटली के थे। इन्होंने बेतार संदेश, यानी कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन है उसका खोज किया था। होमी जहांगीर बाबाजी जो भारत के थे, ब्रह्मांड किरणों की बौछार, ठीक है, इन्होंने की थी। हर्टज कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी।
हाइजेनबर्ग कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इन्होंने क्या किया था, अनिश्चितता का सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी को दिया था। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर देखिए सत्येंद्र नाथ बोस थे जो भारत के थे, जो क्वांटम सांख्यिकी की खोज की थी। रॉबर्ट बॉयल इंग्लैंड के थे जिन्होंने बॉयल का सिद्धांत दिया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो थे भारत के थे, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा तारों का विकास की बात की थी। W.K. रोटजन जर्मनी के थे, एक्स किरणों की खोज की थी इन्होंने। युकावा हिडेकी जापान के थे, नाभिकीय बलों का विनिमय सिद्धांत दिया था। मेघनाथ शाह जो भारत के थे, जिन्होंने ऊष्मीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया था। नील बोर की बात करेंगे, ये डेनमार्क के थे, इन्होंने खोज की थी हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल। ठीक है, पाउली कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे, इन्होंने पाउली का क्वांटम सिद्धांत दिया था। प्लांक कहाँ के थे, जर्मनी के थे, इन्होंने विकिरण का सिद्धांत दिया था। जॉन बारडे जो कि अमेरिका के थे, इन्होंने क्या किया था, ट्रांजिस्टर अतिचालकता, जिसमें आपको क्या कहते हैं ना कि जो हमारे मोबाइल में प्लेट लगे होते हैं या कहीं पर आप किसी भी युक्ति में जो हमारी जो अर्धचालक से बनी होती है उसकी खोज की थी ट्रांजिस्टर की। ठीक है, माइकल फैराडे इंग्लैंड के थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को दिया था इन्होंने। उसके बाद केल्विन की बात करेंगे, इंग्लैंड के थे, जो ताप का उष्मागतिकी पैमाना दिया था। जेसी बोस की बात करेंगे, भारत के थे, इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, भौतिक राशियाँ क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं और उनके प्रकारों की समझाइए। जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं वह क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं और उनके प्रकारों को समझाना है आपको। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है, जिन राशियों का मापन यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जिन राशियों का मापन यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती हैं। ये राशि दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी क्या है, मूल राशियाँ हैं, जो कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या होती है, हमारी भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतिव्रता, धारा, पदार्थ की मात्रा, ये हमारी क्या हैं, मूल राशियां हैं। अब इन मूल राशियों से जो उत्पन्न राशियां होती हैं, जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर, यानी 4 बराबर दूरी बटा समय, आयतन, घनत्व, बल, वेग, त्वरण आदि सब क्या है, हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यसाई पद्धति में 7 मूल राशियां था, उनके मात्रक और 2 पूरक मात्रक के मान और संकेत बताइए। राशि क्या होगी, हमारी लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम इसका मात्रक होगा और इसको केजी में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समय की बात करेंगे, समय क्या होता है, सेकंड होता है, इसका मूल मात्रक इसके एस से प्रदर्शित करते हैं। ताप क्या होता है, केल्विन होता है, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा क्या होती है, एम्पियर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। जो तीव्रता की बात करें, कैंडिला होता है, मात्रक का मापन होता है, इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल होती है, इसे हम क्या कहते हैं, मोल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पूरक मूल मात्रक की बात करेंगे तो पूरक मूल मात्रक क्या होता है, समतल कोण क्या होता है, रेडियन होता है, इसे हम क्या कहेंगे, आरएडी रेडियन कहते हैं। घन कोण की बात करेंगे, स्टेरेडियन होता है, इसे हम एस आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एस आर से। ठीक है, अब देखिए मात्रक किसे कहते हैं, मात्रों की विशेषताओं को लिखना है तो मात्रक किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की निश्चित मात्रा को मापन या मात्रक कहते हैं। मात्रों की विशेषताएं क्या होती हैं, मात्रक समझ में आया, यानी किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापन, जैसे आपको किसी दूरी को नापना है, उसको किस में मापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो मीटर को उसी भौतिक राशि के मापना, जैसे लंबाई के मीटर से ही मापना है, उसी को हम क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। ठीक, मात्रकों की विशेषताएं की बात करेंगे तो यहाँ सुपरिभाषित हो, क्या हो, सुपरिभाषित हो, वह उचित आकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह उचित आकार का होना चाहिए, तो इसका आकार बहुत बड़ा और नहीं बहुत छोटा होना चाहिए। समय और स्थान के साथ परिवर्तित न हो, वह सर्वमान्य हो, यह सभी स्थानों पर आसानी से पुनरुत्पादित करने योग्य हो। क्या हो, यह सभी स्थानों पर पुनरुत्पादित करने के योग्य हो, भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब आदि से वह अप्रभावित हो। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं।
मूल मात्रक की बात करते हैं। मूल मात्रक क्या होता है, वहाँ व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर होता है। तो मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों से मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक एक दूसरे को पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। ये मात्रक मूल मात्रकों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं है। चलिए सोनार की बात करते हैं, ठीक है। तो सोनार क्या होता है, जो आपके सोना वाले जो बनाते हैं वो सोनार नहीं। इसका देखिए क्या बहुत बड़ा मतलब है। तो इन शब्दों का अर्थ नौ संचालन करना और दूरी आदि का पता करना। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र में जल के अंदर लड़ाकू पनडुब्बी, समुद्री पत्थर, जहाज के मार्ग में आने वाली रुकावट की स्थिति तथा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब मात्रकों की पद्धतियाँ की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला मात्रक हमारा क्या होगा, दूरी होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, किलोग्राम होगा। तीसरा हमारा सेकंड होगा, ठीक है। तो पहला मात्रक हमारा कहाँ का है, दूरी का है। दूसरा हमारा क्या है, भार का है। तीसरा हमारा क्या है, समय का है। तो सीजीएस पद्धति में देखिए क्या होगा, सी से क्या होगा सेंटीमीटर, जी से क्या होगा ग्राम होगा, एस से क्या होगा सेकंड होगा। यानी जिस पद्धति में हम दूरी को सेंटीमीटर में, किलो यानी भार को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सीजीएस पद्धति कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इस पद्धति में मैट्रिक पद्धति का दार्शनिक पद्धति उस पद्धति को कहते हैं, मैट्रिक या दार्शनिक पद्धति उस पद्धति को कहते हैं जिसमें अपवर्त अपमार्जक 10 की घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए एफपीएस पद्धति की बात करेंगे, फुट पाउंड और सेकंड, यानी इस पूरा नाम क्या होगा, फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट में, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में और समय का मात्रक सेकंड में होता है। इसे संक्षेप में एफपीएस पद्धति भी कहते हैं, लिखते हैं। यह पीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला हमारा क्या है, एमकेएस पद्धति। क्या है एमकेएस पद्धति, तो इस पद्धति का पूरा नाम क्या है, मीटर है, किलोग्राम सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे संक्षेप में एमकेएस पद्धति भी लिखते हैं। वास्तव में यह पद्धति सीजीएस पद्धति का ही एक बड़ा रूप है। जब एमकेएस पद्धति के साथ विद्युत धारा के मात्रक को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो इस पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं, ठीक है। चलिए एसआई पद्धति की बात करेंगे। यह मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। एसआई फ्रांसीसी नाम ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है। क्या है, परिवर्धित रूप है, ठीक है। चलिए आगे आपको